आज आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाते हैं जो सपनों की राह में है। आज और कल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद हैं ग्रोइंग सिंगर प्रशांत सिंह कलहंस, जिनकी आवाज में जादू है बेशुमार। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने कलाकरम सीरीज में बाई अनटैंगल्ड रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। सो आज हमारे साथ प्रशांत मौजूद हैं स्टूडियो में। हाय प्रशांत, कैसे हैं? हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। प्रशांत, आज पहली बार हम लोग वीडियो पॉडकास्ट में एक साथ नजर आए हैं। जी सर। और आज आप हमारे गेस्ट हो, ठीक है। और मैं आज काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि शायद उस तरह से बात हम करने की कोशिश करेंगे जो कॉमन मैन के जहन में बहुत सारे आते हैं। जी। म्यूजिक का सफर कैसे शुरू हुआ, म्यूजिक कब बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी, कब आप सफर में इतना आगे निकल आए, राइट? क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, डोंट वरी, बेहतर सुना, अच्छा सुना है। तो प्रशांत, मैं कोई इंट्रो देने के लिए कहूं उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हर शख्स के लिए एक गाना ऐसा होता है जो उसे लगता है कि वो गाना उसे डिफाइन करता है। जी सर। सो प्रशांत को वो कौन सा गाना है जो प्रशांत को लगता है कि वो डिफाइन करता है? सर, इस सॉन्ग की तलाश बहुत दिनों से मुझे थी, लेकिन ये सॉन्ग मिलते मिलते मुझे बहुत समय लगा। और अभी रिसेंटली ही कुछ मंथ्स पहले एक फिल्म आई थी सैयारा। उसका टाइटल ट्रैक तो बहुत चला, लोगों ने बहुत सुना, लेकिन उसी फिल्म में एक सॉन्ग और था, उसका नाम था धुन, और उसको अरिजीत सिंह सर ने गाया था। और उसकी जो लिरिक्स थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी मुझे। ओके जी। तो मैं चाहूँगा स्पेशली वो लाइंस जो जी। बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी वो प्रशांत गुनगुना के बिल्कुल हम सभी को सुनाए। शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर पास है जो वो सुन ले जरा, तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन। क्या बात है। तो ये एक धुन जो गाना है जी। वो कहीं ना कहीं उस धुन से अलाइन किया, उस धुन से मैच किया जो प्रशांत की जिंदगी में म्यूजिक को लेके धुन है। बिल्कुल सर। एक एक वर्ड्स जो इसके सॉन्ग के हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे मुझे अपनी जर्नी से। वाह, क्या बात है। वैसे हम अपने देखने वाले व्यूवर्स को बता दें कि प्रशांत जो हैं वो एक पेशे से देखा जाए तो म्यूजिक टीचर हैं जी। लेकिन अगर दिल के पैशन का देखा जाए तो वो पूरी तरह से सिंगर हैं। जी। एंड जैसे जैसे वो गाना वायरल हुआ जिसको आप सभी लोग जानते हैं, सैयारा का टाइटल ट्रैक, वैसे ही वैसे प्रशांत भी वायरल होते चले गए। वजह थी कि प्रशांत ने उसको 3 से 4 बार अपनी आवाज़ में अलग अलग अंदाज में कवर किया। और मैं चाहूँगा कि वही अंदाज आज वापस से हमें देख रहे व्यूवर्स को देखने को एक बार वापस से मिले। बिल्कुल सर। और आपने जैसा बताया कि 3-4 अंदाज में मैंने कवर किया, तो उसमें से एक अंदाज जो सबसे स्पेशल था और जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, उसकी खासियत ये थी कि वो मैंने आपके साथ गाया था। ओके। तू साथ है मेरे साथ है ऐसे, मेरा कोई
एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। क्या बात है। और इसको फिलहाल जो भी गाना गा रहे हैं कवर करने वालों की भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के दिलो जहन पर ये गाना बस चुका है। और ये सच में ये गाना एक ऐसा आर्ट है, वो ये बताता है कि जब भी आप चाहो कुछ बेहतर लिखा जा सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि काफ़ी वक्त से कोई ऐसा गाना आया नहीं था जो इस तरह लोगों के दिलों पे छा जाए। और ये कवर करके, चूंकि आपने इसको कवर भी किया और लोगों का बड़ा ही प्यार भी मिला आपको सोशल मीडिया पे। प्रशांत, अगर हम शुरुआत से अब बात करें तो हर चीज़ की एक जर्नी होती है, एक शुरुआत होती है। जी सर। ये सफ़र जो म्यूज़िक का प्रशांत के लिए है वो कब और कहाँ से शुरू हुआ? मुझे लगता है कि सर अगर एकदम इनिशियल जर्नी की बात करें तो जब से मैंने होश संभाले होंगे ये जर्नी तभी से स्टार्ट हो गई है। होश कब संभाला था? यही नहीं याद है सर। होश कब संभाला इसका ये होश नहीं नहीं। और सर स्टार्टिंग में तो बस थोड़ा सा बीट्स वगैरह को लेके थोड़ा होता था कि हाँ कोई बस स्टेबल है तो उसको बजाने की कोशिश कर रहा हूँ या कोई इंस्ट्रूमेंट नया दिखा तो उसको प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरी एज ऑलमोस्ट 4 साल की हुई तो उस टाइम पे इसी गोंडा शहर का एक टाउन हॉल नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। वहाँ पे मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई थी। अराउंड 4 to 4.5 ईयर्स मेरी एज थी उस टाइम पे। और एक कोई इवेंट था, इवेंट का क्या नाम था मुझे नहीं याद है, लेकिन पहली परफॉर्मेंस मेरी वही थी। और उस एज में मैंने रफ़ी साहब का एक सॉन्ग गाया था स्टेज पे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अरे वाह। और उसके लिए जो एप्रिसिएशन मुझे वहाँ पे सारी ऑडियंस ने दी थी, इवन जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे उन्होंने भी जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया था, तो कहीं ना कहीं उस एज से ही ये बात मन में बैठ गई कि कुछ तो अलग ऊपर वाले ने दिया होगा कि कुछ लाइंस सबके सामने गुनगुनाने पे इतनी अप्रिसिएशन मिली, तो इस चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए और कुछ करना चाहिए इसमें लेकर, इस चीज़ को लेकर। ओके, तो मतलब वो शुरुआत थी। लेकिन एक ऐसा होता है जैसे जब आप शुरुआत करते हो तो शायद आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपने बहुत अच्छा किया। क्या ये वही परफॉर्मेंस थी जो पहली भी थी, और क्या इस मामले में भी पहली थी कि जब कॉन्फिडेंस के साथ गाया, या कोई और परफॉर्मेंस थी, कोई और सॉन्ग था जो कॉन्फिडेंस के साथ गया? कॉन्फिडेंस तो इसमें नहीं कह सकते सर, क्योंकि पहली परफॉर्मेंस किसी की भी होती है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस करने वाली होती है। और जिस एज में मैंने किया था तो उस टाइम तो आपको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि आप स्टेज पे जाएंगे, आपको कैसा साउंड सुनाई देगा, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, आपको लिरिक्स याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी आपको कंफर्म नहीं रहता है। बट उस वहाँ से जो एक एनर्जी मिली थी उसको लेके जब इंसान कैरी फॉरवर्ड आगे करता है, आगे की परफॉर्मेंसेस में, आगे की जर्नी में, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसको एक सॉन्ग ऐसा मिलता है अपनी जर्नी का कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बूस्टअप करता है कि हाँ कुछ किया जा सकता है बेहतर इस फील्ड में। कौन सा सॉन्ग था वो? ये एक सॉन्ग था सर, लखनऊ में मैंने परफॉर्म किया था सबसे पहली बार। एक सिटी में ही कंपटीशन था, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। ये सॉन्ग थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, तो इसको जब मैंने सही से परफॉर्म किया और अप्रिसिएशन मिली तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ अगर कोई टफ चीज़ को मैंने प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ मेहनत अच्छी हुई होगी। और इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ और सॉन्ग का नाम था मेरे ढोलना।
मेरे ढूंढना। हाँ, भूल भुलैया मूवी का वो सॉन्ग था। अब तो बहुत सारे वर्जन्स आ गए उस सॉन्ग के आगे, Right. लेकिन सबसे पहला जो श्रेया घोषाल मैम ने गाया था, ओके, वो सॉन्ग कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया उस सॉन्ग ने, कि हाँ कुछ अचीव किया जा सकता है आगे जाके। गुड, वेरी गुड। प्रशांत, एक चीज़ बहुत कॉमन है, मुझे लगता है ये गोंडा में तो खैर है ही है, लेकिन अगर आप किसी भी रीजन में जाते हो भारत की, स्पेशली हम बात करें, तो जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि उनका बच्चा जो है वो आर्टिस्ट बनने का सोच रहा है, घर वाले इतने सख्ते में आ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि बच्चा लग रहा है कि अपना भविष्य चौपट करने वाला है, कमाई कुछ होगी नहीं और ये 4 दिन का खेल है, इसमें क्या ही हो सकता है। प्रशांत के घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उनको दिख गया कि प्रशांत जो है वो एक आर्टिस्ट बनने की राह में है, और एक फैमिली का सपोर्ट एक आर्टिस्ट के लिए कितना अहम होता है, इसका जवाब हम चाहेंगे। सर, जैसा कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी लखनऊ में हुई थी, तो गोंडा से लखनऊ जाने का जो रीज़न था वो यही था कि जो मेरी फैमिली थी वो ये चीज़ चाहती थी कि लखनऊ जाके किसी अच्छे टीचर के अंडर चीज़ों को मैं अच्छे से सीखूं और बेहतर कर सकूं इस फील्ड में। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत अच्छा था। अगर आपकी फैमिली सिर्फ आपको पॉइंट में रख के, सेंटर में रख के अपनी सिटी बदल रही है सिर्फ आपके करियर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज़ ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था। और जैसा कि आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कहीं से भी अल्टीमेटली आपको लौट के घर ही आना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, बाहर कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो आप आके शेयर करते हैं वो अपने परिवार के साथ में ही करते हैं। और परिवार कैसा रिएक्ट कर रहा है उस चीज़ के ऊपर, यही डिसाइड करता है कि आप अगले दिन कैसा काम करेंगे। करेक्ट। अगर परिवार आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्टअप होगा। अगर फैमिली से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो एक्सपेक्टेशन जैसा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़, वो रिएक्शन नहीं मिल रहा है आपको, आपके साथ कुछ गलत हुआ, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग आपको नेगेटिव वे में अगर चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ऐसे ही है, छोड़ दो, तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची भी होती है इंसान के अंदर, वो कहीं ना कहीं वहीं से चली जाती है। तो फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। फैमिली ही एक रीज़न है जो आज तक मैं म्यूज़िक को सस्टेन कर पा रहा हूँ। ओके, जी। सो फैमिली रीज़न है जहाँ पे, जिसके चलते प्रशांत आज भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सस्टेन कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। प्रशांत, शुरुआती दिनों में बड़ा चैलेंज होता है। मैं जानना चाहूँगा कि प्रशांत के लिए बड़ा चैलेंज क्या था शुरुआती दिनों में? स्टेज, रिकॉर्डिंग, या लोगों के क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं, क्या था? क्रिटिसिजम्स तो सर, इतना तो मैंने सीख लिया था कि क्रिटिसिजम्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिटिसिजम्स को क्रिटिसिजम्स ना लेकर आप करेक्शंस की तरह देखेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। वाओ, क्या क्रिटिसिज्म की तरह देखेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव वे में काम करेगा। और रिकॉर्डिंग की बात कहें तो इनिशियल स्टेज में तो ऐसे फेज बहुत कम ही आर्टिस्ट के सामने आते हैं जहां उन्हें रिकॉर्डिंग वाली चीज़ करनी हो। पहले तो लाइव ही होता है, जो होता है कि आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक स्ट्रगल वाली चीज़ ये होती है कि स्टार्टिंग में आपको कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि आप कैसा कर रहे हैं। आपने कोई सॉन्ग उठाया, आपने उसको प्रैक्टिस किया, आप जाके परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे जो एज अ जज बैठे हों वो आपको कुछ चीज़ें बता दें, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को लेके आप सॉन्ग में किस पॉइंट पे गड़बड़ कर रहे हैं, किस पॉइंट पे आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये बताने के लिए इनिशियल डेज में नहीं होता है कोई। इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही किसी टीचर के अंडर रहकर चीज़ों को सीखें, किसी प्रोफेशनल के अंडर रहकर चीज़ों को सीखें, तो आपके इम्प्रूवमेंट को जो चांसेस होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको करेक्ट कराने वाला कोई होना चाहिए जिससे आप जल्दी ग्रो कर सकें। करेक्ट, जी। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी के भी अंडर में रहेंगे तो आप शायद भटकेंगे नहीं, और एक सही डायरेक्शन में सारे एनर्जी को चैनलाइज करते हुए आप निकल जाएंगे। बेशक सही बात है। प्रशांत, चूंकि आपका एक सफ़र रहा है इस म्यूज़िक के, अगर हम देखें एरिया में, तो कई बार, हर प्रोफेशन की बात है, कई बार लगता है स्पेशली अगर कोई आर्टिस्टिक फील्ड है कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। क्या कभी वो मोमेंट आया लाइफ में कि यार नहीं हो पाएगा, और उसके बाद किया, तो आखिर किस चीज़ ने उस चीज़ को वापस से उठाया? सर, इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, अपनी लाइफ की स्टोरी। जैसे लखनऊ जाने के बाद बहुत सारा सीखना,
बहुत सारी परफॉर्मेंसेस करना, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में एज अ विनर निकल के बाहर आना। फिर एक कंपटीशन में नाम नहीं लूँगा मैं, मुंबई के बहुत ही रिनाउंड लिरिसिस्ट मुझे मिले और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा उनका। उन्होंने उनकी हेल्प से मुझे एक एल्बम भी मिला बॉलीवुड के अंदर। हालांकि वो एक इंडिपेंडेंट एल्बम था, किसी मूवी में वो सॉन्ग्स नहीं आने वाले थे, प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट एल्बम था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि चीज़ें रिकॉर्ड भी हुई, उसका वीडियो शूट भी हुआ, यूट्यूब पर भी सॉन्ग आया। बट जब उस सॉन्ग के प्रमोशन का टाइम आया और जब उस सॉन्ग के थ्रू कुछ लाइव शोज़ मिलते या कुछ ऐसा प्लान होता, उस टाइम पे ही कोविड आ गया था। ओ, तो कोविड की वजह से आप जानते हैं कितना सब कुछ एकदम स्टैग्नेट हो गया था एक ही रुक जगह गया पे। था, हाँ, बिल्कुल। तो और लाइव परफॉर्मेंस के लिए आप जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो कोविड में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सॉन्ग्स का प्रमोशन तभी आप कर सकते हैं जब आप मैक्सिमम लाइव परफॉर्मेंसेस करें, उस सॉन्ग को लेकर लोगों के बीच में जाएं। सिर्फ ये नहीं हो सकता सॉन्ग को लेकर कि हाँ आपने न्यूज़पेपर्स में निकाल दिया या रेडियोज़ पे इंटरव्यूज़ करा दिए सिर्फ, कि इस तरह से सॉन्ग का प्रमोशन नहीं हो सकता। सॉन्ग जब तक लोग सुनेंगे नहीं तब तक उस सॉन्ग को जानेंगे नहीं, और स्पेशली तब वो सॉन्ग बड़ा बनता है जब लोग उसको लाइव सुनते हैं उसी सिंगर से जिसने उसको गाया है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस सॉन्ग को लेके ही मेरा एक 3 साल का एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें बहुत सारे शोज़ और बहुत सारे सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें करने का प्लान किया था उन लोगों ने। मेरे साथ और भी कुछ सिंगर्स थे, और बाकी जो सिंगर्स थे वो बहुत बड़े रियलिटी शोज़ के विनर भी होके आ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब मुझे इस काबिल समझा कि उनके साथ कोलैब करने का मुझे मौका दिया। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो चीज़ें आगे नहीं आ पाई, और एग्रीमेंट कुछ ऐसा था कि उन 3 सालों में मैं सिर्फ उनके लिए ही काम कर सकता हूँ। इवन मैं अपने चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे खुद के कवर्स भी नहीं अपलोड कर सकता था। तो आप Okay. खुद सोच के देखिए कि अगर कोई आर्टिस्ट है और वो अपने सॉन्ग्स 3 सालों के लिए, जहाँ म्यूज़िक के बिना एक पल नहीं रह सकता इंसान, अगर 3 सालों के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और सिर्फ एक एग्रीमेंट जहाँ जिस पे उसने साइन किया है, उस साइन के नीचे वो इतना दब चुका है कि कुछ भी अपना वो अपने अपने साइड से कुछ भी इनिशिएट नहीं कर सकता। मतलब बिल्कुल आज़ादी नहीं है हाँ, अपनी तरफ से करने की। और उसमें भी कोविड, जिसमें आपको परमानेंट घर में ही रहना है, तो वो एक Correct. बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज था। मतलब उस टाइम पे तो लगा कि मतलब क्या ही होगा। इवन मैंने वही वो टाइम था जहाँ से मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि हाँ, मतलब म्यूज़िक ठीक है कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके लिविंग के लिए क्या होगा। मतलब पहली बार जो माइंड में लिविंग वाली चीज़ आई, पैसों वाली चीज़ आई, वो कोविड के टाइम पे ही आई, इस इंसिडेंट की वजह से। तो वही एक समय था जहाँ से मैंने थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना शुरू किया कि हाँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर ऐसी ही चीज़ें आगे चलती रहीं या ऐसे एक दो और इंसिडेंट्स आए तो बहुत ज़्यादा शायद समय निकल जाएगा ऐसे। और फिर कहीं ना कहीं फैमिली को और सोसाइटी को कुछ तो आपको करके देना ही होता है, भले ही Correct. वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है ना। करेक्ट। तो ये एक फेज़ था। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और जब पढ़ाई के फील्ड में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पढ़ाई भी टाइम उतना ही मांगती है जितना म्यूज़िक मांगता है। अगर आपको म्यूज़िक में सक्सेसफुल होना है तो म्यूज़िक को पूरा टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई में सक्सेसफुल होना है तो पढ़ाई को पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो एक डिलेमा वाली चीज़ होती है ना, वो एक पोएम याद आती है, द रोड नॉट टेकन। 2 रोड्स आपके सामने हैं और आप बस कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपको नहीं पता है कि आप किधर सक्सेसफुल होंगे, बस आपको इतना पता है कि आप दोनों चीज़ों के लिए कैपेबल हो, आप कर सकते हो दोनों, लेकिन सक्सेसफुल कहाँ होगे ये आपको नहीं पता है। तो ये एक बहुत ही डिप्रेसिव फेज़ था मेरे लिए। पढ़ाई मैंने स्टार्ट की, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ थी जो मुझसे छूटी नहीं कभी भी। वो मतलब अगर आप एक सिंगर हो तो हमिंग करना तो बंद नहीं करोगे, और जब हमिंग करोगे तो कुछ ना कुछ अपना बनेगा, कुछ ना कुछ गाने का मन करेगा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने का मन करेगा। तो वो चीज़ कभी छूट नहीं पाई। फिर फैमिली ने और जो कुछ मेरे कलीग्स थे उन्होंने ये चीज़ें समझाई कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ में ही कुछ कर सकते हो, आप बैलेंस करना भी सीखो। आप टाइम डिसाइड करो कि आप इतने टाइम म्यूज़िक को दोगे, इतने टाइम पढ़ाई को दोगे, जो प्रायोरिटी आपकी उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को यूटिलाइज करो।
तो वहाँ से मैंने टाइम थोड़ा सा बैलेंस करना स्टार्ट किया। हालांकि अभी भी वो बैलेंस उस तरह बन नहीं पाया है, कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन उम्मीद है कि वो बैलेंस बनेगा। और बैलेंस मैं नहीं चाहता कि बैलेंस बने, मैं चाहता हूँ कि इस बैलेंस बनाने के फेज़ में ही किस बैलेंस को ज़्यादा नीचे लाना है वो मुझे मालूम हो जाए, ऊपर वाला मुझे रास्ता दिखाए कि हाँ यही वो रास्ता है जिस पे आपको चलना है। और मैं तो यही चाहूँगा कि म्यूज़िक ही वो रास्ता बने। ओके, मतलब प्रशांत अभी भी सर्चिंग फेज में है, जी। बैलेंस में किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, हम्म। और इसको लेकर के आप उम्मीद करते हो कि शायद ऊपर वाला आपको राह दिखाएगा। बिल्कुल सर। और ये भी कह सकते हैं कि इस फेज़, जो डिप्रेसिव फेज़ की बात की गई कोविड के दौरान, उससे निकालने का काम आपके फैमिली, आपके कलीग्स ने किया। जी सर। राइट, ओके। प्रशांत, एक गाना ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद लगता है कि ये मुझे जीने की राह दिखाता है, स्पेशली जब आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत या एंजाइटी फील कर रहे हो, कुछ भी ऐसा है, कोई ऐसा सॉन्ग जो इंस्पायर करता हो? सर एक सोनू निगम सर का सॉन्ग है अभी मुझ में कहीं। उसके जो लिरिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में बहुत फिट बैठते हैं कि आप एक डिप्रेसिव फेस में हो, आपको चीज़ें एकदम ब्लर दिखाई दे रही हैं कि आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, और एकदम टूट चुके हो आप अंदर से। तो भी अगर आप ये सॉन्ग सिर्फ एक बार सुनेंगे तो आपको एनर्जी सी फील होगी, आपको लगेगा कि नहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब वो चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलेशनशिप के हो, जी। लाइफ के किसी भी फेज में। जी सर। सो हमारे देखने वाले बहुत सारे कहीं ना कहीं हो सकता है इसी फेज से गुजर रहे हो, तो मैं चाहूंगा भी वो 4 लाइन अगर आपके मुंह से वो सुने आपके ही अंदाज में, तो शायद उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल सर, मैं ट्राई करता हूँ। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हाय हाय, क्या बात है। मतलब सच में लिरिक्स पे शायद मेरा भी इतना ध्यान नहीं गया था, और आज चूंकि प्रशांत ने इस बात को कोट किया कि एक टूटे हुए दिल की आस हो या टूटी हुई उम्मीद, शायद वो जो टुकड़े टूटे हुए होते हैं उनको जोड़ कर देखा जाए, तो इस सॉन्ग में बखूबी डिफाइन करने की कोशिश की है। एक बहुत अहम सवाल आरजे अदनान पूछ रहे हैं प्रशांत से, म्यूजिक क्या है प्रशांत के लिए? एक शौक, जुनून, या जिंदगी? जिंदगी ही कहेंगे सर, क्योंकि एक बहुत प्यारी सी लाइन है, आपने भी सुनी होगी और हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी होगी, कि हमारे हार्ट की भी बीट्स होती हैं, तो वो भी एक रिदम में ही चल रहा है। और हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। तो जब उसी में बीट्स हैं, उसी में रिदम है, तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी ही बन जाती है म्यूज़िक। और म्यूज़िक मुझे लगता है कि जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं इस दुनिया में, म्यूज़िक उसमें एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हों, किसी भी आर्ट से जुड़े हों, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों, म्यूज़िक आपको ड्राइव करता है। आप सुबह उठिए, आप जिस मूड का सॉन्ग सुन के आप बाहर निकलेंगे, आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट वैसा ही जाएगा। आप सैड सॉन्ग सुन के बाहर निकलिए कभी, तो कहीं ना कहीं वो एक लो वाइब आपको महसूस होगी। आप कोई हैप्पी सॉन्ग सुन के निकलिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के निकलिए, तो आपका दिन एक अलग एनर्जी में जाएगा। कुछ डिवोशनल सुन के निकलिए तो आप बहुत प्योर फील करेंगे। कुछ सैड सॉन्ग सुनेंगे, मतलब जैसा भी आप सॉन्ग सुन के आप काम कर रहे हैं, वो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और इवन सुबह घर से निकलते टाइम ही नहीं, आप रात को जब सोने जा रहे हैं उस टाइम भी आप कैसा सॉन्ग सुन के सो रहे हैं,
वो भी आपकी नींद पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ओके, मतलब जैसा सॉन्ग सुनेंगे वैसा मूड हो जाएगा। बिल्कुल सर। और अगर प्रशांत का सॉन्ग सुनेंगे तो अब ये भी डिपेंड करता है सर कि मैं कैसा सॉन्ग गा रहा हूँ। ओके, तो अपने व्यूअर्स को हम बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि प्रशांत महज एक सिंगर नहीं है बल्कि एक लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, और आपके 4 से 5 गाने ऑलरेडी स्पॉटिफाई पे अपलोडेड हैं। जी सर। तो मैं चाहूँगा कि बाद में हम उसके बारे में भी बताएं कि हमारे जो व्यूवर है जो इस वक्त हमको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, वो कैसे विजिट करके जाए और प्रशांत के लिखे, कंपोज और गाए हुए गाने को सुने। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट्स योर फेवरेट सिंगर, जिसे आइडियल बोलते हैं, कौन है प्रशांत के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में? म्यूज़िक इंडस्ट्री में सर मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो अरिजीत सिंह सर हैं। लेकिन अगर आप आइडल की बात करेंगे तो वो के सर हैं, क्योंकि अरिजीत सिंह सर के भी जो आइडल हैं वो के सर ही हैं। और जब आप के सर को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है कि वो एक अपने आप में स्कूल हैं, जिस स्कूल से अरिजीत सिंह सर जैसे सिंगर्स ने सीख के और आज इतना नाम कमाया है। ये बात अरिजीत सिंह सर ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में खुद भी बोली है कि वो के सर को सुन के ही उन्होंने जो एक अलग वोकल टेक्सचर बनाया है, वो उसमें कहीं ना कहीं के सर के सॉन्ग्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं भी कहीं ना कहीं उनकी ही जो गायकी है, उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है उनके सॉन्ग में, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है मैंने। ये बेशक सही कहा कि उनके पास जो टेक्सचर था उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि के लोग के को लोग इतना जान नहीं पाए और अरिजीत को लोग ज़्यादा जाने, जबकि अरिजीत ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं अगर कोई गुरु रहा है तो वो के रहे हैं? सर इसका ये एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि पिछला जो एक डिकेड गुजरा है जिसमें हमने अरिजीत सिंह सर को सुना है, ये एक बहुत बड़ा ऐसा एरा था जहाँ पे डिजिटल लेवल पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। लोग सामने से सिंगर को देखने लगे बाई फेस। उससे पहले तक क्या था कि एज अ जो प्लेबैक सिंगर है वो प्लेबैक सिंगर ही है, उसकी सिर्फ आवाज़ पहचान रहे हैं लोग। लेकिन अरिजीत सिंह सर के टाइम से चीज़ें इस तरह से बदली, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, जो भी सारी चीज़ें वो इस लेवल पे आगे बढ़ी कि सिर्फ आवाज़ नहीं, लोगों ने चेहरे को भी पहचानना शुरू किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ज़्यादा पॉपुलैरिटी अचीव हो पाई बहुत कम समय में अरिजीत सिंह सर को। बेशक सही कहा कि इसमें ये जो डिकेड अब आया है उसमें डिजिटली हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस करने का मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत, एक बात और अहम है, मुझे लगता है कि अभी भी एक ऐसा चेहरा है जो कम आता है और सामने आना चाहिए, वो है लिरिसिस्ट का। बिल्कुल सर। क्योंकि आप एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक लिरिसिस्ट भी हो, आपने अपने कई गाने लिखे भी हैं और उन गानों को आपने कंपोज करके गाया भी है। तो अभी भी क्या लगता है कि मतलब जैसे क्रेडिट होता है तो गाना गा देना, वायरल होना सब लोग गाते हैं, कई लोग तारीफ करते हैं अरिजीत का क्या गाना है, रफ़ी साहब का क्या गाना था, अभी ये फ़हीम अब्दुल्ला का क्या गाना है, सैयारा का टाइटल ट्रैक, बट क्या लिखने वाले का रोल नहीं देखा जाता उस तरह कि उतना बेहतरीन लिखा है तो शायद गाने के बाद उस चीज़ का मज़ा आ रहा है? क्या मानना है? सर मुझे तो लगता है कि इक्वल ही रोल होता है, क्योंकि आप जैसे कि अभी एक हमने सॉन्ग पे बात की, अभी मुझ में कहीं, तो इसकी लिरिक्स देख लीजिए सिर्फ आप। सोनू निगम सर ने अपनी आवाज़ दी है, अपने एक्सप्रेशंस दिए हैं, और उनकी खासियत है कि हाँ, जो भी वर्ड्स हैं उनको वो एज इट इज़ एक्सप्रेस करते हैं। उनकी जो कोर फीलिंग है वो अपनी वॉइस के थ्रू उनको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, वो वर्ड्स आए कहाँ से, उसको तो उस लिरिसिस्ट ने ही लिखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत एकदम बराबरी का ही रोल होता है। और बिल्कुल सही बात कही आपने कि लिरिसिस्ट आज भी लोग अनजान रह जा रहे हैं उनके नाम से कि इस सॉन्ग को लिखा किसने। करेक्ट। तो इसको प्रमोट किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर। बिल्कुल। प्रशांत को कौन से गाने का फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आता है, पॉप, सूफी, रॉक या फोक? परफॉर्म करने में सर सबसे ज़्यादा सूफ़ी ही मज़ा आता है, क्योंकि वो एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप किसी फिल्म सॉन्ग को गा रहे हो तो जैसा वो सॉन्ग है ऑलमोस्ट आपको वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर लोगों को पसंद आए आपको ऐसा परफॉर्म करना है, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ आप कर सकते हो। लेकिन सूफ़ी एक ऐसा जॉनर है जो आपको एक ओशन की तरह मिलता है। आप जितना उसमें स्विमिंग करना चाहते हो उतनी स्विमिंग आप कर सकते हो। तो इसलिए परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सूफ़ी बहुत ही प्यारा लगता है। अगर रिकॉर्डिंग के लिए बोलें या
एक्सप्रेशंस या इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आजकल हम सुन रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो उनमें से सबसे पहले जो सूफ़ी का जॉनर जिसने सामने रखा, लोगों के बीच में रखा बहुत ही ईजी वे में, वो हमारे कैलाश खेर सर हैं। उनका ही एक बहुत प्यारा सॉन्ग है अल्लाह के बंदे, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है और वही मैं थोड़ा सा आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ न पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ न पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह के बंदे हंस दे। और कैलाश खेर साहब का ये सूफी सॉन्ग आज भी लोगों के ज़हनो दिमाग पर इसकी छाप बेहद साफ है। प्रशांत कहते हैं कि नाम का बड़ा असर होता है। अभी आपने ओशन की बात की, नाम प्रशांत है, कभी लगा कि इसका असर हुआ है? असर तो हुआ है सर, क्योंकि भगवान ने मुझे एक ऐसी चीज़ दे दी तोहफे में जो अपने आप में ही एक ओशन है। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा ओशन है जिसमें बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट इस दुनिया में आए, उन्होंने उस ओशन में गोते भी लगाए और गोते लगाने के बाद भी वो यही कह के गए कि अभी भी बहुत कुछ रह गया। वाह, तो नाम का तो सर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखा है। ओके, बिल्कुल। सो प्रशांत, चूंकि आप स्टेज पे भी जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, कई लोगों के अपने एक तरीके होते हैं, स्टाइल होती है, अब तो स्वैग का नाम भी दिया जाता है। सो प्रशांत का भी कोई ऐसा अजीबो गरीब कोई स्टाइल है क्या, जब स्टेज पे जाने से पहले कुछ फॉलो करते हैं प्रशांत? स्टेज पे जाने से पहले जो फॉलो करता हूँ सर, वो बहुत ही फ़नी चीज़ है। वो सिर्फ इतनी सी है कि जितने भी सॉन्ग्स मुझे परफॉर्म करने होते हैं उसकी लिरिक्स मैं फटाफट से सर्च करके एक बार पढ़ लेता हूँ, और उससे भी ज़्यादा फ़नी चीज़ ये है कि उसके बाद भी मैं जाके भूल जाता हूँ। तो लिरिक्स जो भूलने वाला जो पैटर्न है वो बहुत परेशान करता है। और हाँ, बस ये एक फ़ायदा है कि वर्ड्स थोड़े से क्लिक हो जाते हैं माइंड में, तो जो रायता फैलाता हूँ मैं वो समेट भी लेता हूँ। करेक्ट। तो जब भूल जाते हैं जैसे कोई लिरिक्स, तो वो ला 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 हो जाता है या हो जाता है, या फिर आगे का स्टैंजा पीछे वाला हो जाता है और पीछे का आगे वाला हो जाता है, क्या हो जाता है? कभी कभी तो ये होता है कि आगे वाला स्टैंजा पहले आ जाता है ताकि पहले वाला सोचने का टाइम मिल जाए, और कभी कभी ये होता है कि जो वर्ड भूल गए हैं उसी से मिलता जुलता कोई वर्ड माइंड में आ जाए तो उसको वहाँ पे चिपका दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गलत ही, ज़्यादा ही गलत चिपका दिया हो? नहीं, ऐसा तो फिलहाल नहीं हुआ है। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि मुझे याद है आशिकी का मूवी का गाना था और मैं ऐसे ही जस्ट बैठा गुनगुना रहा था अपने स्टाफ के बीच में, तू मेरी जिंदगी है, तू ही चाहत, तू ही जिंदगी और तू ही आखिरी है करके हमने गाया। तो पता ये चला बाद में कि तू ही आशिकी था उसमें। तो सामने मेरे स्टाफ ने पूछा कि ये आखिरी क्या है, तो मैंने कहा भाई जो भी रिलेशनशिप में आते हैं वही तो बोलते हैं तुम मेरी आखिरी हो। तो मतलब इतना खराब डिफाइन तो खैर मुझे लगता नहीं कि तुम करते हो। बहुत ही अच्छा वर्ड सर है। अच्छा, वर्ड अच्छा था। ओके, थैंक यू। तू ही आखिरी है, मतलब इससे बड़ी लॉयल्टी और क्या हो सकती है? नहीं, उससे पहले 24 बार और बोल चुका है ना। ये भी लॉयल्टी है। सो जोक्स अपार्ट, बिल्कुल बेशक हो। प्रशांत, अगर सिंगर नहीं होते, इस प्रोफेशन में ना आते, तो प्रशांत कहाँ होते? अगर सिंगर ना होता सर तो शायद मैं किसी ऐसी फील्ड में होता जहाँ लोगों के लिए और देश के लिए कुछ कर पा रहा होता। क्योंकि जब भी मुझे इस तरह के लोग दिखाई देते हैं जो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मैं बस यही चीज़ सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकता।
काश मैं भी इनकी जगह होता, मैं भी कुछ ऐसा कर पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी फील्ड होती जहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता मैं अपनी कंट्री की ग्रोथ पे, उसकी सिक्योरिटी पे, या उसके लोगों के डेवलपमेंट पे। ओके। हर बार ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके फैंस कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं और बाद में जब वो अगले किसी शो में जाता है आर्टिस्ट तो उसके बारे में बताता है। प्रशांत के साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई किसी फैन ने कोई ऐसी चीज़ की हो, ऐसी कोई हरकत हो गई हो जिसको आज भी प्रशांत सोच करके या तो परेशान हो जाते हो और या तो मुस्कुरा देते हो कि अच्छा ऐसी भी हरकतें हो सकती है क्या? कुछ अगर ऐसा हो तो। एक ऐसा इंसिडेंट है सर, बहुत ही इनिशियल डेज का है। एक मॉल था, वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी। तो मेरा शेड्यूल जो था वो सिर्फ एक सॉन्ग का ही था, क्योंकि ये कंपटीशन था, वहाँ पे सिर्फ एक ही सॉन्ग गाना था। बट कुछ 3-4 लोग वहाँ पे ऐसे थे जो एक के बाद एक सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट किए जा रहे थे। मतलब जो शो के इवेंट ऑर्गेनाइजर थे उनसे वो कैसे कैसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे नहीं पता, कि वो उनकी बात मान भी जा रहे थे। एक के बाद एक सॉन्ग्स होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया कि हाँ, अब टाइम खत्म हो चुका है, अब जो साउंड वाला है, जो स्टेज वाला, उसको अपना सामान समेटना है, वहाँ से जाना है। लेकिन वो लोग रेडी नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। मैं भी थक रहा हूँ और वो मतलब एक के बाद एक सॉन्ग, एक के बाद एक सॉन्ग, एक के बाद एक सॉन्ग चलता जा रहा है। साउंड वाले, इवेंट वाले लड़ रहे हैं कि हमारा टाइम हो चुका है। लेकिन वो मतलब इस तरह से उनको घेर रहे हैं कि कुछ कर देंगे उनके साथ। लेकिन ये मतलब सॉन्ग बंद नहीं होना चाहिए, मॉल बना दिया हाँ, पूरा। चलते रहना चाहिए। तो ये मतलब बहुत ही एक ऑकवर्ड भी कह सकते हैं और ये प्यार भी कह सकते हैं कि हाँ, उन्हें पसंद आ रहा होगा अल्टीमेटली, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो प्रशांत ने एक्स्ट्रा कोई पेमेंट लिया था इसका? नहीं सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। प्रशांत गाने के बोल कैसे चुनते हैं, मूड देखकर या धुन देखकर? सर पहले वर्ड्स ही आते हैं मेरे केस में। तो जब भी मैं कोई सॉन्ग बनाने बैठता हूँ तो पहले वर्ड्स आते हैं। वर्ड से भी पहले एक थीम आता है कि हाँ, किस चीज़ को लेके सॉन्ग बनाना है। फिर उस हिसाब से उस थीम में, उस सिचुएशन में खुद को रखना। फिर खुद उस सिचुएशन पर में रहते हुए क्या रिएक्ट करता मैं, उस चीज़ को एक पेन डाउन करना। फिर उस एक स्टोरी को एक पोएटिक वे में लिखना, एक राइमिंग वे में लिखना, और फिर उसके लिए एक ट्यून बनाना। ये एक प्रोसेस होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। पहले वर्ड्स ही आते हैं मेरे केस। पहले वर्ड्स आते हैं। ओके। सो प्रशांत, अगर आरजे अदनान एक टाइम मशीन में प्रशांत को ले जाएं तो प्रशांत पास्ट में कौन से उन लम्हों को वापस से जीना चाहेंगे जो उनकी ख्वाहिश है कि अगर हाँ, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं वापस से कुछ उन लम्हों को वापस से जीना चाहूँगा? सर, 2 ऐसे मोमेंट्स हैं और दोनों ही अरिजीत सिंह सर से रिलेटेड हैं। पहला मोमेंट ये था कि लखनऊ महोत्सव आपने सुना होगा, लखनऊ में होता है। बिल्कुल। तो जब वो मेरे लखनऊ जाने के बाद पहला लखनऊ महोत्सव जब हुआ था, तो उस टाइम पे आशिकी 2 फिल्म आई थी और उसी फिल्म से अरिजीत सिंह सर को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली वो लखनऊ महोत्सव में परफॉर्म करने भी आ रहे थे। ओके। तो मैंने मतलब घर पे ज़िद की कि मुझे लाइव सुनना है। मुझे कुछ नहीं पता था कि मतलब कितनी भीड़ होती है, क्या होता है वहाँ पे, क्या सिचुएशन होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। किसी तरह से मैं पहुँचा। मेरे घर से जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे लखनऊ महोत्सव जहाँ पे हो रहा था उसके बीच में बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस था। लखनऊ में आप जानते हैं चीज़ों में गैप, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और रात का टाइम तो वो बसेस में भर के लोग जा रहे थे, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं पहुँचा वहाँ पे और पहुँचने के बाद ऑलरेडी लाखों लोग भर चुके थे आगे, और स्टेज भी मुझे सही से नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं मतलब एक वहाँ पे बल्लियाँ कुछ लगी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ के मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि एक बार दिख जाए, एक बार दिख जाए, एक झलक मिल जाए। बस वो डायरेक्टली तो उन्हें नहीं देख पाया मैं, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थी वही उस पर ही मैं अरिजीत सिंह को देख पाया था। लेकिन किस्मत ये अच्छी थी कि जो सबसे फेवरेट सॉन्ग था तुम ही हो, वो उस जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा उस टाइम वही सॉन्ग उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। तो एक बस ये सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ, देख नहीं पाया लेकिन सुन लिया लाइव। एक तो ये मोमेंट था सर। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि एक एल्बम की रिकॉर्डिंग हुई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो शेड्यूल हुई थी वो मुंबई में हुई थी। और वो एक बहुत ही मतलब प्रोफेशनल और बहुत बड़ा स्टूडियो था मुंबई का। और मुझे ये बात पता चली थी कि मतलब मेरी रिकॉर्डिंग शेड्यूल से जस्ट पहले वहाँ पे मतलब जब मैं पहुँचा था उसके थोड़ी देर पहले अरिजीत सिंह सर वहाँ से रिकॉर्ड करके गए थे।
तो अगर टाइम मशीन मेरे पास होती तो शायद मैं उस मोमेंट में फिर से जाता और थोड़ा और जल्दी पहुंचने की कोशिश करता कि मैं उनसे मिल पाता, क्योंकि कहाँ इतने लाखों लोगों के बीच में उन्हें देख भी ना पाना और कहाँ किसी स्टूडियो में उनसे मुलाकात हो जाना, तो ये बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। तो अब उस मोमेंट में जाने के लिए तो टाइम मशीन ही काम कर सकती है। यानी अगर प्रशांत को पता होता तो मतलब गाड़ी पंक्चर भी कर सकते थे अरिजीत की। ओके, सो इसी से रिलेटेड एक जहन में सवाल आ रहा है। सवाल ये कि ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ प्रशांत देखते हैं, कोई सिंगर या बैंड के साथ? सिंगर तो सर बहुत सारे हैं, जैसे अरिजीत सिंह सर को ले लें या जुबिन नौटियाल सर को ले लें, जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स आजकल हम लोगों को सुन रहे हैं, तो एक हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि उनके साथ कुछ काम करने को मिल जाए, कुछ छोटा सा ही पोर्शन करने को मिल जाए कुछ, क्योंकि वो अपने आप में एक चलता फिरता स्कूल बन चुके हैं। आप उनके साथ थोड़ा सा भी काम करेंगे तो उस काम में ही आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आप बहुत बेहतर करेंगे आगे जाकर। बिल्कुल। बाकी एक इंडिपेंडेंट लेवल पे देखें तो एक सिंगर का यही सपना होता है कि वो पर्टिकुलर किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करे, किसी म्यूजिक डायरेक्टर का कोई सॉन्ग हो जो उसे गाने को मिल जाए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो प्रीतम सर एक हैं, और मिथुन सर और रहमान सर, ये तीन ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके गाने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इनके सॉन्ग्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। हालांकि अरिजीत सिंह सर ने या के सर ने या जुबिन नौटियाल ने, आतिफ असलम ने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के सॉन्ग गाए हैं, लेकिन जो सॉन्ग्स इनके थ्रू आते हैं, इन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के थ्रू आते हैं, इन म्यूज़िक कंपोजर्स के थ्रू आते हैं, उनका इम्पैक्ट हमेशा मेरे ऊपर और मेरे आसपास के लोगों के ऊपर भी मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सॉन्ग की जो ट्यून होती है, जो ओरिजिनलिटी होती है, जो थीम को लेके रिलेवेंस होता है उस ट्यून का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक हमेशा से ड्रीम है कि उनके साथ कुछ करने का मौका भी मिले। प्रीतम, मिथुन एंड AR रहमान जी। ओके, बहुत अच्छी बात है, और हमारी दुआएं और शायद हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो सभी इसी बात की दुआ करेंगे कि प्रशांत जब भी आगे जाएं तो उनका ड्रीम ये वाला ज़रूर मुकम्मल हो। थैंक यू सर। प्रशांत, अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? अगले 5 साल में सर सिर्फ मैं इतना ही बस सोचना चाहता हूँ कि आज मैं म्यूज़िक को जितने बेहतर तरीके से निभा पा रहा हूँ, आने वाले 5 साल में मुझे ये लगे कि 5 साल नहीं, ये 50 साल की मेहनत है जो मुझे दिखाई दे रही है। यानी वो ये 5 साल कुछ इस तरह से यूज़ हो, इस तरह से मेरी प्रैक्टिस हो कि 5 साल के बाद जो मुझे आउटपुट मिले अपनी वॉइस के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू, वो मुझे 50 साल वाला सेटिस्फैक्शन दे कि हाँ, कुछ बदलाव आया है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ बेटर अचीव किया है। और जाहिर सी बात है, जब आप चीज़ों को बेहतर करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। और मेरी जो एक दिली ख्वाहिश है वो ये है कि जो मेरा पहला सॉन्ग हो, जो लोगों तक ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो कोई एक डिवोशनल सॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं डिवोशनल म्यूज़िक से भी बहुत ज़्यादा रहा है। क्योंकि मैंने ये बात फील की है कि जब आप म्यूज़िक के थ्रू भगवान से प्रे करते हो तो वो सबसे ज़्यादा इमीडिएट मीडियम होता है उनसे कनेक्ट होने का। और अगर आपके म्यूज़िक के थ्रू इतने सारे लोग भगवान से कनेक्ट करेंगे तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई और नहीं हो सकती। सॉन्ग्स बहुत सारे आएंगे, अभी भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन डिवोशनल सॉन्ग जो अलग जगह बनाता है मेरे मन में, इस वजह से मुझे ये चीज़ फील होती है कि जो पहला सॉन्ग हो वो कहीं ना कहीं एक डिवोशनल सॉन्ग हो जो लोगों के लिए एक हिट बने। अभी तक जो मैंने देखा वो कृष्ण की दीवानी राधा के बारे में सुना, लोगों के बारे में, मीरा के बारे में सुना, लेकिन एक प्रेम देखा प्रशांत का सोशल मीडिया पे भी नज़र आया, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM के ओपन माइक में भी बहुत बार नज़र आया। यस सर। कृष्ण को लेकर के बहुत गाने गाए हैं प्रशांत सिंह कलहंस ने। क्या वजह है, कृष्ण ही क्यों? और हम चाहेंगे कि उनका एक भजन भी अगर आप सुना दें। सर, इसका रीज़न ये है कि मैंने विज़िट तो बहुत सारी जगहों पे किया अपनी लाइफ में, लेकिन जब मैं पहली बार वृंदावन गया तो वहाँ जाने के बाद मुझे बस कहीं ना कहीं मेरे मन में सिर्फ एक बात आई कि यही था जो छूट रहा था, यही एक एम था, यही एक गोल था और यही एक ज़रिया था जिसको मैं अभी तक मिस कर रहा था अपने म्यूज़िक को लेके। क्योंकि देखिए, म्यूज़िक आप कर रहे हैं, कोई भी आर्ट आप कर रहे हैं, जब आप वो लोगों के लिए कर रहे हैं तो जब तक आपको मटीरियलिस्टिक उसमें से निकल के नहीं आती हैं चीज़ें, तब तक आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बट अगर आप
कोई भी चीज़ भगवान को डेडिकेट कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं या ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला सेटिस्फैक्शन यही होता है कि आपने वो चीज़ की, उनको डेडिकेट किया। और वो ऐसे हैं कि आप कैसे भी हैं, आप वो आपको हमेशा एक्सेप्ट करेंगे ही। आप कैसा गा रहे हैं, कैसा भी उनके लिए कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील होगी जब आप पूरे दिल से उनके लिए कुछ करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो सामने बैठ के सुन रहे हैं या देख रहे हैं जो भी चीज़ आप उनके लिए कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत इम्पैक्ट किया इस बात ने कि लोगों के लिए तो हम गाएंगे ही, हमेशा गाते आए हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे इस चीज़ से नवाजा, यानी कि जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट के तौर पे दिया जो वो बहुत कम लोगों को देते हैं, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने कभी उनके लिए भी कुछ गाया? क्या बात है। तो ये इस वजह से मेरा डिवोशनल म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा कनेक्ट बढ़ा। और वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम मानते हैं वो श्री बांके बिहारी जी का टेम्पल है, उसको मानते हैं। और श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी महाराज, वो तानसेन के गुरु थे। तानसेन का नाम आपने सुना है? बेशक, जिनके बहुत बड़े गाने से हाँ, बादल आ जाते थे और बारिश हो हाँ, जाती थी। उनके भी गुरु श्री हरिदास जी, उन्होंने ही श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है अपने म्यूजिक के थ्रू, यानी कि अपने सॉन्ग्स के थ्रू, अपने भजन्स के थ्रू उन्होंने प्रकट किया है। तो मैंने सिर्फ यही चीज़ सोची कि अगर म्यूज़िक के थ्रू भगवान खुद प्रकट हो सकते हैं तो क्या हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि जो उन्होंने ही हमें म्यूज़िक दिया है, और अगर हम म्यूज़िक के थ्रू उनके लिए कुछ भी ना करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब बात होगी। करेक्ट। तो हम चाहेंगे कि एक भजन प्लीज बिल्कुल सर। उन्हीं के नाम पर। ये बहुत प्यारा भजन है सर, इसको मीराबाई ने लिखा है। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खोल, यहाँ तो खाली खोल। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सो ही भेष धरूंगी बाला, सो ही भेष धरूंगी ओ बाला। मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। वाह, क्या बात है, मैं बैरागन होंगी। और ये कृष्ण को डेडिकेट करते हुए आपने एक भजन वापस से हमारे व्यूवर्स को सुनाया है। प्रशांत, चूँकि आपका जो एरिया है वो सिर्फ गाने का नहीं है, बल्कि आप सिखाते भी हो, आप खुद प्ले भी कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट भी, और जहाँ तक मैंने सुना है कि कुछ आप कमर्शियली अलग से भी फ्रीलांसिंग काम करते हो, आप जिंगल्स क्रिएट करते हो और आप उसको भी पूरी तरह से एडिट करके क्लाइंट्स को देते हो। मैं जानना चाहूँगा कोई एक जिंगल जो आपने कमर्शियली किसी और के लिए बनाई हो घर बैठ करके, क्योंकि ये एक अलग ही आर्ट होती है जिंगल्स को लिखना, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, एडिट करके देना। तो अगर कोई जिंगल याद हो तो। जिंगल्स तो सर बहुत सारी करने का मौका मिला है, लेकिन एक ऐसा जिंगल जो अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों ने सुना होगा और सबसे ज़्यादा बार सुना होगा, वो मैंने रेडियो ज्ञानस्थली के लिए ही बनाया था। उसका जो टाइटल मतलब थीम म्यूज़िक है रेडियो ज्ञानस्थली का, कोई भी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले ये म्यूज़िक हम सुनते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज है मुझसे। अच्छा, मुझे लगा ये बाद में मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन तुमने पहले ही इसको बोल दिया। खैर, तो ठीक है, ये चूंकि मैं अलग से भी एक सवाल करने वाला था, बट पहले ही बता दिया है। सो यस, वो अभी तक सबसे ज़्यादा बार सुना गया है।
और हमको प्राउड फील होता है उस आवाज़ को जब भी वो टॉप ऑफ द आवर सारे प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। इवन मुझे प्राउड फील होता है सर कि अपने शहर में जो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो जिंगल चल रहा है वो मेरी वॉइस में जा रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए और कुछ वो नहीं भी टॉप ऑफ द आवर। हाँ करेक्ट करेक्ट। सो प्लीज एक बार हम लोग को वापस टॉप ऑफ द आवर पे ले चले ना इसी जंगल के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यस, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन। बिल्कुल। और प्रशांत, धड़काने वाले क्या हो गए भाई? पेसमेकर। सो प्रशांत, चूंकि नए सिंगर्स भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जो लोग इनिशियली आते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अपना करियर बनाना चाहते हैं या पार्ट टाइम ही उसको करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सर यही मैं बोलूँगा, एक लाइन मेरे मन में हमेशा रहती है, वो है सा बिफोर शो। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि सा जो हमारा पहला नोट होता है, पहला नोट या बेस नोट कह लें, नोट तो कोई भी पहला हो सकता है म्यूजिक में, जो बेस नोट होता है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको साधने से पहले कभी भी आप शो मत करिए। शो इन द सेंस परफॉर्म करना, गाना रिकॉर्ड करना या वीडियोस बनाना। हमेशा पहले प्रैक्टिस करिए, जब आप परफेक्ट हो जाएं तभी आप उसको लोगों के सामने शो करिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने इनिशियल लेवल पे अपनी जो बेसिक सिंगिंग है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन। पहला इम्पैक्ट ही अगर थोड़ा सा बैलेंस सा जाता है तो आप लोगों के पास इतना टाइम आज की दुनिया में नहीं है कि वो फिर आपको समय देंगे और फिर आप इम्प्रूव होकर उनके सामने आएंगे, वो फिर से आपको सुनेंगे, फिर से आपको, क्योंकि हर बार अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करेगी। करेक्ट। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अरे ये कंपटीशन हो रहा है या यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे गाने का मौका मिल रहा है, तो चलो कर लेते हैं, क्या हुआ, सीखते तो रहेंगे ही। ऐसा नहीं है। हमेशा आपको पहले सीखना है। पहले एटलीस्ट आपका जो भी टीचर है वो आपको जब बोले कि हाँ आप अब इतने परफेक्ट हो गए हो, इतनी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर आ गई हैं कि अब आप किसी भी रिकॉर्डिंग के लिए या किसी भी शो के लिए इनिशियली ठीक हो, मतलब अब आप कर सकते हो, तब तक आप कभी भी स्टेज पे मत जाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सा मतलब जैसे मैंने बोला, तो रियाज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, रियाज हुआ, प्रैक्टिस हुआ, लेकिन उसमें भी जो सा नोट है उसकी प्रैक्टिस हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सा नोट आपका एकदम एग्जैक्ट लग रहा है तो सारे नोट्स फिर ऑटोमेटिकली वो सही खांचे में बैठ जाएंगे। और अगर सा ही आपका गलत लगेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर जैसे टेबल होती है ना, टू, अगर बच्चा कोई टेबल सुनाता है तो अगर स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा गड़बड़ हो तो फिर पूरी टेबल उसकी खराब होती है। तो एज इट इज म्यूजिक के केस में भी है कि प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो जो सा नोट है उसको साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सा और साधना ये साथ में जुड़े भी हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सा का रियाज मैक्सिमम किया जाए और बिना प्रैक्टिस के शो ऑफ ना किया जाए अननेसेसरी। पहले प्रैक्टिस फिर स्टेज। ओके, तो पहले प्रैक्टिस फिर स्टेज, यानी सा जो है साधने का आपने बताया नाम है, और सा जो है वो पूरे म्यूजिक सिस्टम का पावर बटन है। राइट। तो इसको अगर कर डाला तो लाइफ जिंगल आला। दैट्स वेरी गुड। सो ये तो बहुत सही बात कही है कि सा को अगर साध लिया आपने तो आप साधक बन जाएंगे। बेशक सही कहा है। एंड इसके बाद चूंकि हम अपने कुछ आखिर क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में, मुझे लगता है अब तक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हुई हैं, लोग देख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं एक लास्ट एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो मेरा बहुत दिली ख्वाहिश थी कि प्रशांत से हम पूछेंगे, अब तक का सबसे दिल का करीब गाना जो प्रशांत के नज़दीक रहा हो वो कौन सा है? सर, सिंगिंग प्रोफेशनली स्टार्ट करने के जो इनिशियल डेज थे, उन्हीं डेज में एक सॉन्ग आया तुम ही हो, और आज तक उस सॉन्ग को कोई और सॉन्ग रिप्लेस नहीं कर पाया है मेरी लाइफ में। ओके। तो वो सॉन्ग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें जो इमोशंस हैं, जो वहाँ से मैंने म्यूज़िक को फील किया है कि हाँ, मतलब वहाँ उस सॉन्ग से मैंने समझा है कि म्यूज़िक सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, कोई गाना सिर्फ गाना नहीं है,
उसमें बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, और गाने को अगर फीलिंग और इमोशंस के साथ गाएं तो गाना यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। वाह। तो इस वजह से वो सॉन्ग आज भी बहुत ज़्यादा लेकिन दिल के इस करीब है। सॉन्ग के पीछे एक मिथ्स भी है ना, कि जिनका दिल टूटा होता है उनको ज्यादा समझ में आता है। मतलब ये मिथ्स ही है, मैं ये कंफर्म जस्ट करना चाह रहा हूँ, या कुछ और भी इसको देखने का नजरिया है? सर, जो म्यूजिक की फील्ड से जो लोग डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये बात यही बिल्कुल है। फिट बैठती है। ओके। बट एज एन आर्टिस्ट जब आप चीज़ों को थोड़ा समझ रहे हो, इमोशंस को समझ रहे हो, फीलिंग्स को समझ रहे हो, तो भी तो फिर ये केस थोड़ा सा बदल जाता है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना भी हुआ हो तो भी आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ, ये सिंगर क्यों, मतलब इस वर्ड पे क्यों ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है। ओके, बट मुझे लगता है एक गाना बहुत परफेक्ट फिट बैठता है उन लोगों के लिए जिनका दिल टूटा है। कैन यू गेस? नहीं। ओके। शीशे का सा था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। एकदम डायरेक्ट लिरिक्स, जो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, क्योंकि जिस तरह अभी तुमने बताया कि हाँ ये बहुत सारी फीलिंग्स को पोर्ट्रे करता है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज उसी फीलिंग के साथ प्रशांत अगर इस गाने को मुझे और हमारे व्यूवर्स को अगर सुना दे। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करता हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, ना 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 ना, वो na 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 na, whoa, hey, na 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 na, whoa, तेरे लिए जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम भी हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम भी हो। थैंक यू सर। मतलब लिटरली ऐसी फीलिंग कि महासागर के गहराई से जा करके
आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मतलब लिटरली मैं बस सुनता रह गया, मैं बस खो Thank गया। you, sir. Thank you so much. मुझे लगता है कि ये जो लोग भी देख रहे हैं, मतलब वो हर किसी के जहन में बस मेरे जैसा एक सवाल होगा कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है। मतलब जो चीज़ प्रशांत ने बोलने में बताया कि ये फील करते हैं, एक पीक के इमोशन देखा, एकदम डीप इमोशन देखा, मतलब बिल्कुल जबरदस्त। बहुत थैंक यू सो मच। मेरे पास लफ्ज नहीं है इसको प्रेज करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच प्रशांत कि आपने मुझे और मेरे व्यूअर्स को इतने प्यारे गाने से नवाजा। प्रशांत, अभी तक तो जो भी मैंने सवाल किए उसका जवाब आपने बखूबी दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि परफॉर्म करके भी दिखाया और लोगों के दिलों में आज ज्यादा ही जगह बना ली। अब मैं एक गेम खेलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आदत है, क्या करूं और लोगों, मैं हूं आदत से मजबूर। तो मैं आदत से मजबूर हूं, तो कुछ एक रैपिड फायर छोटा सा गेम खेलते हैं। ठीक है। गेम का रूल ये है कि मैं वर्ड दूंगा, एक शब्द, और उस पे प्रशांत को 1 से 2 लाइन गाना गाना है, ठीक है, रैंडमली। कोशिश करूंगा। होगा? कोशिश होगी सर। कोशिश होगी। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बरसात। बरसात। यस। बरसात, ये बरसात जिसमें मुझको आए तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। दर्द। दर्द तेरी जुदाई का, दर्द कैसा है ये। मिलन। मिलन तेरा मेरा जिस दिन होगा सनम। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 वर्ड्स में भी जिस तरह गाया है, ये सच में शॉक्ड कर देने वाला है। थैंक यू। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो मेरे व्यूवर्स, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, वो जान सकते हैं कि प्रशांत कितना स्पॉन्टेनियस चीजों को पिक करते हैं और बना लेते हैं, गा भी लेते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रशांत। तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो पॉडकास्ट हमारा सभी के लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है, और आज लोग प्रशांत के बारे में थोड़ा सा और जान गए हैं। और जाने से पहले आरजे अदनान हो या इस वक्त देख रहे हैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, वो सभी मेरे ख्याल से ढेरों दुआएं देंगे कि प्रशांत जो भी फ्यूचर में करे वो हम लोगों को और भी प्राउड फील करे और अपने सपनों को जरूर मुकम्मल करे। ऐसी हमारी आशा, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी दुआएं हैं। सर एंड में बस मैं यही कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि लोगों ने कुछ जाना होगा मेरे बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं चीज़ों को इस तरह से शेयर कर सकूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि आज मैंने अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानी हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो थैंक यू सो मच सर। ये बहुत अच्छी स्पिरिट होती है कि आप करते करते जान जाते हो। और चूंकि अब रेडियो ज्ञानस्थली के इस थीम के बैनर तले हम इस पॉडकास्ट में हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वही आपका जो जिंगल लोग सुनते हैं रेडियो पे, वो जाने से पहले एक बार वीडियो में सुनते हुए हम लोगों से विदा लेते हैं। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। यह गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। यह गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।